हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर, भोजपुरी गायक व भारतीय सब लोग पार्टी के युवा राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता संतोष रेणु यादव। साथियों, अभी वर्तमान में जो बिहार की स्थिति है उससे आप सब वाकिफ हैं। दिन पर दिन लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। 22 मार्च 2020 को पहली बार हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगी। उसके बाद अलग अलग राज्यों, अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के आदेशानुसार अलग अलग राज्यों को अपने अपने अधिकार दिए गए और देश को अनलॉक किया गया। लेकिन कुछ राज्य जो उक्त जो समय मिला उन्हें, उस समय में अपने राज्य की जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था थी उसे सुदृढ़ किया, आम जनमानस के लिए कुछ कार्य किया। कुछ राज्य ऐसे थे जो इस कोरोना काल को घोटाला काल में परिवर्तित कर दिए। कुछ मुख्यमंत्री ऐसे थे जो बिल्कुल अपनी जवाबदेही से पीछे हट करके और जनता को बीमार होकर के भूखे पेट मरने को मजबूर कर दिया। जितना वक्त मिला उस वक्त का उपयोग उन्होंने अपने राजनीतिक षड्यंत्रों में और अपने जो सरकार की तंत्र है उसको अगले विधानसभा में कैसे कार्य करना है, ये सोच विचार और ये प्लानिंग करने में लगा दी। साथियों, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार चाहे पीएमसीएच की स्थिति हो, चाहे वो एनएमसीएच की स्थिति हो, डीएमसीएच की स्थिति हो, एएनएमसीएच की स्थिति हो, हर जगह लाशों का अंबार लगा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव दम तोड़ रहे हैं। लाशों को कोविड डिपार्टमेंट में ही 2 से 3 दिन 4 दिन तक रख करके सड़ा दिया जा रहा है और वहीं पे उसी डिपार्टमेंट में अदर बेड पे दूसरे रोगियों का, मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दोस्तों, बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही चिंता होती है, बहुत दुख होती है ये सोच करके, ये जान करके और देख करके कि ऐसी परिस्थिति में भी कुछ लोग जो खास करके सरकार के लोग हैं वो चुनाव कराने की बात करते हैं। मैं कहता हूं उन तमाम लोगों से कि क्या ऐसी परिस्थिति में चुनाव कराना उचित है? जब हमारे देश का निवासी ही नहीं रहेंगे, जब हमारे राज्य के जनता ही नहीं रहेंगे, तो फिर आप किसके लिए आप नेता बनेंगे? क्या आपको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है? क्या अपनी कुर्सी पे बैठ करके सारी जिम्मेवारी का निर्वहन सिर्फ चुनाव करा कर देंगे? आपको जो जिम्मेवारी मिली आपने उसका निर्वहन किया क्या? अगर आपके घर से 2-4 लोग इन्फेक्टेड होकर के और दम तोड़ चुके होते तो क्या उस वक्त भी आप चुनाव की बात करते? दोस्तों, बड़ा दुख होता है, बहुत ही भीषण स्थिति है। जो भी आम जनमानस है पूरी तरीके से उनको बिलखने के लिए छोड़ दिया गया है, तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री के भतीजी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री आवास में एक स्पेशल, सुपर स्पेशल हॉस्पिटल का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, मेरा कहना है, छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप सब कमेंट में अपना कुछ राय देंगे। दोस्तों, करीब 100 के आसपास में अनुमंडल
बिहार सूबे में, बिहार राज्य में 9 प्रमंडल, 38 मंडल यानी जिसको जिला बोलते हैं, 100 के आसपास में हमें ऐसा लगता है कि अनुमंडल हैं, 534 प्रखंड हैं, 8471 पंचायत और 45,000 के आसपास में गांव हैं। ये मैं बिहार की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। हर जगह, चाहे वो पंचायत लेवल की बात करें, जिला लेवल की बात करें, विधानसभा लेवल की बात करें, लोकसभा लेवल की बात करें या राज्य लेवल की बात करें, दोस्तों हर जगह सरकारी सिस्टम अवेलेबल है। चाहे वो पंचायत में मुखिया, प्रमुख जो कि ब्लॉक में हैं, प्रखंड में हैं, पंचायत में वार्ड हैं, पंचायत से कुछ वक्त मिला, सरकार क्या की? इसमें सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी की। जब देश अनलॉक हुआ, हमारी सरकार को, बिहार सरकार को ये लगा कि अब क्या है, अब तो जो भी लूट खसोट करना था वो हमने कर लिया, और लूट खसोट करके अब चलो कोरोना चला गया, बातें खत्म हो गई। इतनी निकम्मी और इतनी संवेदनहीन मुख्यमंत्री, इतनी संवेदनहीन सरकार, जो बिल्कुल मानवीय जितने भी सोच हैं उसको मिटा चुका है अपने दिमाग से, राक्षसी प्रवृत्ति के हो चुके हैं। हर जगह, चाहे आप देखिए लॉकडाउन जिस वक्त पहली दफा लगा, उस वक्त कितनी असंवेदनशील बयान आ रहे थे इनके। 1200-1500 किलोमीटर की यात्रा करके लोग घर आ रहे थे, और इनके जो हाफ पैंट, उनको हम हाफ ही पैंट बोलते हैं, जो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी जी, उनका कहना है कि बिहार में संसाधन नहीं है। मैं ऐसा पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या बिहार की भौगोलिक स्थिति इतनी कमजोर है? क्या बिहार की मिट्टी इतनी कमजोर है जो हम सब का पालन पोषण नहीं कर सकती? क्या बिहार की मिट्टी को सेवा करके हम लोग अपने लिए अन्न नहीं उपजा सकते, अपने लिए पेट नहीं भर सकते, अपने परिवार को नहीं पालन पोषण कर सकते? कर सकते हैं। ये इन नेताओं ने लूट चुका है, बिहार की उर्वरक क्षमता को दोहन किया है, शोषण किया है, बिहार के टैलेंट को मरने पे मजबूर किया है। आज देखते हैं आइंस्टीन को चुनौती देने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह जब अंतिम सांस लेते हैं अपनी जिंदगी का, जब दम तोड़ चुके होते हैं, उनके पास एक एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं होती है। क्या बात करते हैं। हम ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही छोटी सी बस यही बात हम कहना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति है लाशों के ढेर पे, प्लीज जितने भी लोग हैं, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर पॉलिटिकल लोग हैं, लाशों के ढेर पे चुनाव मत करवाइए। बिहार का हाथ अभी खून से सना हुआ है। प्रतिदिन हमारे गरीब मजदूर, मेरे किसान, मेरे नौजवान साथी प्रतिदिन इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। वक्त नहीं है कहने की, वक्त नहीं है। असामयिक बीमारी की चपेट में आकर के, न तो उच्च स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, न तो यहाँ पे आर्थिक वैसी उनकी स्थिति है जो इलाज करा सके बड़े बड़े हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं है कि बिहार में बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, इलाज हो रहा है, लेकिन वहाँ किसका इलाज हो रहा है? बड़े लोगों का इलाज हो रहा है। वहाँ किसका इलाज हो रहा है? जिसको आपने वोट दे करके बड़ा लोग बना दिया, साहब बना दिया, विधायक जी बना दिया, सांसद जी बना दिया। वो आपके लिए क्या किया? वो लूट करके पैसा अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के शौक पूरा करने के लिए वो आपके पैसों का उपयोग करेगा, आपके बच्चे के मुंह का निवाला छीन करके। क्या किया हमने उनको विश्वास दिया, आपने उनको विश्वास दिया, उसने क्या किया? विश्वासघात किया। इस वक्त बहुत सारी बातें हैं जिस पे ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं आप सबसे मैं कहता हूँ,
इस चुनाव का बहिष्कार हम सब मिल करके करें। मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति के हिसाब से मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक इंसान, एक मानव के हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ। जिंदगी सबके लिए जरूरी है। जितना हम अपने माँ बाप के लिए प्यारे हैं, उतना ही आप सब अपने माँ बाप के लिए प्यारे हैं। जितना हम इस समाज, इस देश के ऊपर मेरा अधिकार है, उतना आपका भी अधिकार है। क्या होगा? 6 महीना चुनाव नहीं होगा। नीतीश बाबू को बस इसी बात का डर सता रहा है कि चुनाव जब नहीं होगा, मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा दी जाएगी और उसके बाद फिर क्या होगा? राष्ट्रपति शासन जैसे ही लगाई जाएगी तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो बदल जाएगी। राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब है कि जितनी भी जो आप व्यवस्था देख रहे हैं अभी, ये बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि वो उस समय कोई राज्य सरकार नहीं होगी। उस समय राष्ट्रपति और जो केंद्र से जो रिलेटेड लोग होते हैं, ये उनका दायित्व हो जाएगा कि बिहार में हम कोरोना को कैसे कंट्रोल करें या बिहार के लोगों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ये तो सरकार चाहती नहीं है। थोड़ी सी भी अगर संवेदना होती सरकार की आत्मा में, थोड़ी सी भी चेतना होती, तो सरकार बिल्कुल इस्तीफा दे देती सरकार को। और मैं कहता हूँ राज्यपाल महोदय से, मैं राष्ट्रपति महोदय से कहता हूँ कि सरकार को बर्खास्त कर दीजिए। आज जिस प्रकार से बिहार की जनता को मरने पे मजबूर कर दी है सरकार, क्या वक्त नहीं मिला? वक्त मिला। हम कहते हैं कि वक्त 15 दिन काफी था, 15 दिन काफी था। आप सोच सकते हैं 8471 गांव हैं, 8471 पंचायत है बिहार में, 45,301 के आसपास का गांव है। जो आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 534 प्रखंड है। क्या आपको लगता है कि 15 दिन में क्या टेस्टिंग नहीं की जा सकती थी? 15 दिन में टेस्टिंग बिल्कुल की जा सकती थी। लेकिन स्थिति यहाँ की तो ये है, 13.25 करोड़ की आबादी, और 13.25 करोड़ की आबादी में वेंटिलेटर कितने हैं? वेंटिलेटर 1000 भी नहीं है। 500 बेड वाले हॉस्पिटल कितने हैं? पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, एक भी नहीं है जहाँ पे समुचित इलाज हो सके, जहाँ पे 500 बेड पे रियल में इलाज किया जा सके। एक भी हॉस्पिटल नहीं है। कैसे आप स्वास्थ्य को आप सुधार सकते हैं? कैसे लोगों को ये भरोसा दिला सकते हैं कि मैं आपके साथ हूँ? अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में संघर्ष करेंगे तो मैं आपका उसमें सहयोगी बनूंगा और मैं आपको बचा लूंगा। कैसे आप? बहुत दुख होता है, लगातार 15 साल सरकार में रहने के बावजूद अगर इस तरह की बात, इस तरह के दावे अगर कोई सरकार नहीं कर पाए, उस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इसके अलावा कोई जगह नहीं है। मैं कहता हूँ दोस्तों, लोग बोलते हैं कि नीतीश बाबू घोटाला क्यों करेंगे, इनका बेटा चुनाव में है क्या, या इनका बेटा पॉलिटिक्स में है क्या? मैं कहता हूँ जब घोटाला ही नहीं किए तो फिर सृजन घोटाले का उजागर क्यों नहीं करते हैं? सृजन घोटाले में जो जितनी भी गड़बड़ियाँ हुई, जिसमें सुशील कुमार मोदी जी, इनकी बहन रेखा मोदी और भी जो तमाम लोग जो हैं शामिल हैं, उसकी जांच सीबीआई और उसके साथ साथ जो रिटायर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट या पटना हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, उनकी बेंच से क्यों नहीं करवाई जाती है? इसके बाद मुजफ्फरपुर बालिका कांड आप लोग जानते होंगे, जिसमें ब्रजेश ठाकुर अभियुक्त बना। हम कहते हैं मुजफ्फरपुर बालिका कांड कितनी घिनौनी कांड है, कितनी शर्मसार करने वाली कांड है, ये आप सब समझ सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चमकी बुखार से करीब 4,500 बच्चे मुजफ्फरपुर में दम तोड़ दिए थे। 4,500 बच्चे मुजफ्फरपुर में दम तोड़ दिए थे, जिसमें आपको ये भी मालूम होगा कि गोरखपुर के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील खान, वो आए थे यहाँ पे इलाज करने के लिए। उसके बाद उन्होंने भी बहुत तरह की बातें रखी थी कि इस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन उसको
सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। खैर आज कफील खान जेल में है, उसके ऊपर रासुका लगा दिया गया है। किसी बयान, कौन सा बयान था वो उसके ऊपर बाद में कभी किसी लाइव में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार की बात करते हैं। कफील खान ने जो बोला, बिल्कुल 4,500 से ऊपर बच्चे दम तोड़ दिए जब मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार हुआ था। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी एक कार्यक्रम में शिरकत करने जाते हैं। वहाँ पे एक जो दरोगा होते हैं या पुलिस अधिकारी होते हैं वो मना करते हैं, वो जैसे जाने से रोकते हैं या उनको कहते हैं कि सर आपका जो भी है लेटर यहाँ पे शामिल होने के लिए। उनको वो बोलते हैं जो मंगल पांडे हैं कि इसको यहाँ पे कौन रखा है, इसे बर्खास्त करो। इस तरह का नेता अगर पैदा हो समाज में तो फिर कैसे कल्पना कर सकते हैं कि एक आम जनमानस के लिए वो कार्य करेगा। जिस वक्त चुनाव जीतते हैं जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसी वक्त वो रंगदार बन जाते हैं। उन्हें लगता है आज तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में। जो आईएएस ऑफिसर, जो आईपीएस हैं, वो यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट करके, जिन्होंने 18 घंटे 20 घंटे मेहनत करके और यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट किया है, उसके ऊपर अपना शासन चलाते हैं, हुकूमत चलाते हैं। फिर कैसे उस यूपीएससी और बीपीएससी का जो माइंड है उसके पढ़ाई को, उसके टैलेंट को आप कहाँ इम्प्लीमेंट होने दे रहे हैं विकास के कार्यों में। यहाँ पे तो देखते हैं जो नेता लोग हैं अपने बॉडीगार्ड लेकर के, बड़े बड़े लाइसेंसी तो मिल ही जाता है उनको, लाइसेंसी वो फैक्ट्री जहाँ पे क्राइम का पालन पोषण होता है, लगभग मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे क्राइम का पालन पोषण होता है, क्रिमिनल का पालन पोषण होता है, उस फैक्ट्री का लगभग फैक्ट्री का आपको मुखिया जो होता है वो नेता होता है। इस बात को आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, लेकिन हम उसको बेहतर मान लेते हैं। हम उसको मानते नहीं, भाई इसके पास राइफल है तो ये बहुत बड़ा आदमी है, राइफल है तो वो रंगदार आदमी है। रंगदार बनाता कौन है? हम और आप बनाते हैं। डर जाते हैं, उससे डर जाते हैं, सच बात कहने से पीछे मुकर जाते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर मुकर भी गए उस वक्त कैसे मुकरिएगा जब ईश्वर का जब नजर होता है, उसका जब नजर टेढ़ा हुआ, उस वक्त मुकरने और सीधे बोलने से क्या फायदा। आज देख रहे हैं कितने लोग काल के गाल में समा गए, कितने लोग सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी, तमाम जो क्षेत्र है उधर उत्तर बिहार आज डूबा हुआ है। सरकार आरोप लगाती है केंद्र सरकार पे कि केंद्र सरकार ने नेपाल से समझौता करके बांध नहीं बनवाया। केंद्र सरकार कहती है कुछ और बात, हमें समझ में नहीं आता। ये बीजेपी और जदयू की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे दोनों की संधि है, फिर विकास क्यों नहीं हुआ? फिर उत्तर बिहार को क्यों डुबाया गया? पटना डूबने पे मजबूर हुआ आज के साल भर पहले, आज उत्तर बिहार डूब रहा है। उत्तर बिहार तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभिशाप हो गया है। उत्तर बिहार को इस धरती पर रहना ही नहीं चाहिए, जैसा कि इन नेताओं ने सोच लिया है, मुझे ऐसा लगता है। मैं इसमें उत्तर बिहार की जनता का भी मैं दोष में मानता हूँ। आप लोग 500 और 1000 रुपये और एक बोतल दारू पे आप लोग बिक जाते हैं, आज उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। दोस्त, जब चिल्लाते हैं ना, मुझे भी दुख होता है। आप जब कराहते हैं ना, मुझे भी दर्द होता है। आप जब अपने घर से, अपने गांव से विस्थापित होते हैं, मुझे भी नींद नहीं आती है। मैंने भी अपनी पार्टी में बात किया, उत्तर बिहार में जा करके और लोगों के बीच रहने की, लोगों के बीच सहायता करने की। और मैं आऊँगा उत्तर बिहार के मेरे जितने भी मेरे साथी हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन प्लीज़ मैं यही कहूँगा आप सबसे, आज तक आपने जो गलती किया, प्लीज़ इस बार गलती नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ किसी नेता को मत मानिए ना, किसी नेता को मत मानिए। आप सब में से कोई एक व्यक्ति ईमानदारी से खड़ा होइए, कोई एक व्यक्ति।
पूरी ईमानदारी से खड़ा होइए और मन में ठान लीजिए कि मुझे सेवा करना है, मुझे सेवा करना है, मन में ठान लीजिए। और जिस दिन ठान लेंगे ना दोस्त, एक टर्म की बात हम करते हैं, एक भी अगर ईमानदार अगर विधायक अगर उत्तर बिहार में अगर निकल गया, एक ईमानदार विधायक, मैं कहता हूँ दोस्त, उत्तर बिहार की जो समस्या है ना, एक टर्म में समाप्त हो जाएगी। न पुल का बहाना होगा, न फंड का बहाना होगा, न किसी सरकार का बहाना होगा। किसी भी पार्टी से आप आइए, मैं नहीं कहता हूँ आप भारतीय सब लोग पार्टी से आइए, भारतीय जनता पार्टी से आइए, जदयू से आइए, किसी भी पार्टी से आइए दोस्त, हम किसी पार्टी की बात तभी करेंगे जब आप सुरक्षित रहेंगे, हम नेता की बात तभी करेंगे जब आप सुरक्षित रहेंगे। मैं कहता हूँ ईमानदारी से किसी भी पार्टी जो आपको लगे कि हाँ ये पार्टी ईमानदारी के साथ कार्य कर सकती है और कार्य करने दे सकती है, बिल्कुल आप आइए। अगर आपको किसी भी पार्टी में आपको कुछ नहीं दिखाई दे, फिर आप आइए ना भारतीय सब लोग पार्टी में, आपका स्वागत करते हैं। और बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल अपने दिल को, अपने हृदय को पवित्र करके जन सेवा में जुट जाइए। न नेता बनने की चाह में, न किसी राजनेता बनने की चाह में, न विधायक बनने की चाह में, न सांसद बनने की चाह में, न सरकार बनने की चाह में, एक बेटा बनिए, एक भाई बनिए। मैं कहता हूँ उत्तर बिहार बिल्कुल मुस्कुराएगा, हंसेगा। कितनी बड़ी विडंबना है, उत्तर बिहार डूबता है तो दक्षिण बिहार प्यासे प्यासे मर जाता है, पानी के बिना मर जाता है, सुखाड़ में सूख करके मर जाता है। क्या इसकी कोई समस्या का हल बिहार सरकार नहीं निकाल सकती? दोस्त निकाल सकती है, लेकिन जरूरत क्या है? नीतीश बाबू ने 20 पीढ़ी के लिए, अपने 20 जनरेशन के लिए संपत्ति जमा कर लिया है। क्या जरूरत है इतना काम करने की? नीतीश बाबू को अर्चना एक्सप्रेस चलाने की जरूरत है, नीतीश बाबू को उपासना एक्सप्रेस चलाने की जरूरत है, नीतीश बाबू को दाना पानी की रोजगार क्यों करेंगे व्यवस्था वो जनता के लिए? आप सोचिए इस बात को। यहाँ पे जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी का एक दिन बयान आया था, मैंने उस पर लिखा भी था कि इनको केसी त्यागी नहीं, इनको खांसी त्यागी नाम रख देना चाहिए। उनका बयान आया था कि जब अमेरिका में चुनाव हो सकता तो फिर बिहार में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? मैं पूछता हूं उन साहब से कि सबसे पहले तो आपको अगर इस तरह के वक्तव्य का क्या आपको मिलनी चाहिए, पुरस्कार मिलने चाहिए, तो आपको सबसे चपाट नेता ऑफ द ईयर, सबसे चपाट नेता ऑफ 2020 का अवार्ड आपको मिलना चाहिए। और वो अवार्ड में आपको मैं चाहूँगा कि मैं अपने हाथों से दूँ आपको। इतने भ्रष्ट, इतने बेवकूफ़ दिमाग के अगर लोग नेता बन जाएंगे तो आपको लगता है कि आपका भलाई की बात सोच सकते हैं, जनता की भलाई का कार्य कर सकते हैं, राज्य का विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं? ये अपने आप को अमेरिका की बात करते हैं, अपने आप को अमेरिका से तुलना कर डाले। अमेरिका में एक बच्चा, अमेरिका में अगर एक बच्चा मरता है किसी बीमारी से तो उस पर राष्ट्रीय कमेटी बन जाती है और उस राष्ट्रीय कमेटी में ये पूछा जाता है कि आखिर वो बच्चा बीमारी से क्यों मरा। यहाँ पे 4,500 बच्चे, ऊपर 4,500 से ऊपर बच्चे मुजफ्फरपुर में दम तोड़ दिए। और बेशर्म की तरह यहाँ के मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, तमाम लोग जो हैं मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, बेशर्म की तरह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की है। और वो बात आप अमेरिका से करते हैं। अमेरिका की तुलना में आपने क्या किया है जो आप अमेरिका से तुलना कर डाले? अमेरिका से तुलना करते तब जब आप कुछ काम करते। अमेरिका अपने एक नागरिक के खोने के बाद राष्ट्रीय लेवल पे उसका चिंतन करता है कि आखिर क्यों दिक्कत हुआ उसे, आखिर उसने आत्महत्या क्यों किया, आखिर उसकी मौत क्यों हुई। यहाँ तो खून के दरिया बहाए जाते हैं, कभी जाति के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर। दोस्तों, किसी जाति, किसी धर्म पे कटाक्ष करके हम कहीं न कहीं समाज को तोड़ते हैं।
कोई भी जाति बुरा नहीं होता, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। जाति अगर बुरा होता, कैसे हम किसी जाति को बुरा मान लें? किसी भी जाति की बात करें, हर जाति में से महापुरुष पैदा हुए हैं, हर जाति में से वैसे लोग पैदा हुए हैं जो समाज को संवारने का काम किए। हर धर्म में से वैसे लोग जन्म लिए हैं, वैसे लोग पैदा हुए हैं जो कहीं न कहीं हिंदुस्तान को संवारे हैं, समाज को नई दिशा दी है। चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, चाहे वो अब्दुल हमीद जी हो, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हो, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे वो एक समय के लिए लालू यादव जी का भी नाम लेते हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं समाज को अपर लेवल पे लाया है। लेकिन अपर लेवल पे लाया, उनको लोगों ने विश्वास दिया, लेकिन उसके बाद वो भी भ्रष्टाचार में आज जेल में है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बातें होंगी, कुछ न कुछ तो बातें होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही भ्रष्ट हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने ही घोटाला किया। नीतीश कुमार ने भी घोटाला किया, सुशील कुमार मोदी ने भी घोटाला किया, बहुत सारे लोगों ने घोटाला किया, लेकिन उस पे हम नहीं जाते हैं। हम कहते हैं कि आखिर लालू यादव जी भी वहां पे गए, तो लालू यादव जी भी वहां पे गए तो कुछ न कुछ तो कारण था जिसके वजह से ही गए। आज हम या कोई भी लोग ये सोच लेते हैं कि नहीं, हम यादव हैं तो हमारे नेता वो हैं, हम पासवान हैं तो हमारे नेता वो हैं, हम भूमिहार हैं तो हमारे नेता वो हैं, राजपूत हैं तो हमारे नेता वो हैं। मैं कहता हूँ, क्या लालू यादव पूरे यादवों का सर्व कल्याण कर दिया? क्या जिसको अन्य जो जाति के जो लोग हैं, ब्राह्मण के अगर कोई लोग हैं ब्राह्मण जाति से, वो अगर किसी नेता को अगर मानते हैं कि नहीं ये हमारे नेता हैं, तो क्या आपके सर्व जातियों का कल्याण कर दिए वो? दोस्त, ऐसा नहीं होता है। सबको अपनी पेट, अपने बच्चों का निवाला जरूरी होता है, और उसी के बारे में सब लोग लगे हुए रहते हैं, उसी के फिराक में लगे हुए रहते हैं। हमारा और आपका सिर्फ एक दूसरे में मतभेद करा देते हैं, और मतभेद करा करके सिर्फ यूज करते हैं। कोई नेता अलग नहीं दोस्त, कोई अलग नहीं। सब एक दूसरे का वोट ले करके, पूरी जनता का वोट ले करके जब वो विधायक बनेंगे, जब वो एमपी बनेंगे, जब वो मंत्री बनेंगे, तो एक दूसरे नेता के लिए भी कार्य करेंगे, आम जनता के लिए कार्य नहीं करेंगे। अगर आम जनता के लिए कार्य करते, मैं सिंपल सी मैं चीज आपसे पूछता हूँ, मैं छोटी सी मैं बात आपसे पूछता हूँ कि अगर आम जनता के लिए कार्य करते, बिहार में करीब करीब 3.25 करोड़ की आबादी प्रवासी मजदूर हो चुकी है। एक विधानसभा क्षेत्र पे लगभग 13,000 की आबादी आती है। मैं कहता हूं, क्या एक विधायक के पास कैपेसिटी नहीं है 13,000 लोगों को रोजगार देने का? है, लेकिन वो चाहती नहीं, वो विजन नहीं रखती है, क्योंकि उसके लिए कार्य करना होगा, दिन रात एक करके मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा, बरसात में भीगने होंगे, ठंड के मौसम में कांपते हुए कार्य करना होगा। ऐसा नहीं उसके बदले में उसे पेमेंट भी मिलता है, विधायक का पेमेंट मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती है, फिर भी वो कार्य नहीं करते। पता है क्यों? शिक्षा के क्षेत्र में आपको नहीं बढ़ा सकते, इस वजह से नहीं बढ़ा सकते, अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कल होकर के वो भी नेतागिरी करना शुरू कर देंगे ना। आप समझिए बात को। आपको उनका मेंटेलिटी होता है कि समाज को नीचा रखना, समाज को अशिक्षित रखना, समाज को आर्थिक रूप से कमजोर रखना। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो उनका सोच है कि हमें तो वैल्यू नहीं देगा। इस प्रवृत्ति के लोग आज के डेट में नेता बन गए हैं, सेवा भूल गए हैं लोग, शोषण लोग बस ये कोशिश करते हैं कि शोषण किस तरीके से शोषण किया जाए। एक हमारे संदीप संवरिया जी हैं, मेरे छोटे भाई, मेरा बहुत ही प्यारा भाई, मैं भाई से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। अजय विश्वकर्मा राइटर, देखिए अजय विश्वकर्मा जी हैं,
बहुत ही अच्छे मेरे मित्र, इनका घर शायद इनसे टेलीफोनिक बातें ही हुई थी और उसी के जरिए इनको मैं जाना। अजय विश्वकर्मा जी एक गीतकार हैं। इनकी बच्ची एक छोटी सी बच्ची है, मुझे लगता है कि 9-10 साल की बच्ची होगी और करीब करीब लगता है ये 6 महीना से ऊपर हो गया, 6 महीना से ज़्यादा वक्त से ये मुंबई के केन हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को शायद लगता है रीढ़ का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अजय जी, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो अपनी बच्ची का प्रॉब्लम क्या हुआ था वो आप थोड़ा सा लिख करें कमेंट में आप बताइए। आज ये स्थिति है, बेचारे 1 साल तक तो लगभग खींचे, सरवाइव किए। जो माली स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, बहुत कमज़ोर है इनकी, वो सरवाइव किए किसी तरीके से। आप समझ सकते हैं बॉम्बे में इलाज कराना कितना कठिन है। सबसे पहली चीज़ कि इन्होंने एक समाज की बेटी को बचाने का कार्य किया। वो बेटी सिर्फ इनकी नहीं है, वो बेटी समाज की बेटी है। समाज की बेटी के लिए इतना कर रहे हैं, इसके लिए इनको हेड्स ऑफ सलाम है अजय जी, अजय विश्वकर्मा जी आपको। मुझे बहुत दुख, अभी मैं रियली में बोल रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये करीब करीब हमें लगता है कि बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे कि भैया हम तकलीफ़ में हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं कैसे करूं। तमाम लोगों से सहयोग लेकर के मैं बच्ची का इलाज करा रहा हूं। हम कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए कहाँ चले जाते हैं नेता? क्या उन नेताओं की जिम्मेवारी नहीं होती? उस बच्ची को अगर इस तरह का रोग हुआ तो हम तो कहते हैं कि ऐसे रोग में बिल्कुल फ्री इलाज होने चाहिए। वैसे रोग जिसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है, वैसे रोग में बिल्कुल सरकार की जवाबदेही बनती है, बिल्कुल फ्री इलाज करवा दो। आम जनमानस जब स्वस्थ रहेगा, शिक्षित रहेगा और रोजगार रहेगा तो बिल्कुल सुखी रहेगा आम जनमानस। आप उसकी व्यवस्था कर दो। सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हम करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात, यहाँ बेचारे अजय जी बहुत परेशान, मैं दिल से मैं दुखित। हाँ देखिए, इनकी बच्ची जो है ब्लड कैंसर से लड़ रही है, 7 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है और पैसे की जरूरत है। हम बहुत तकलीफ के साथ हम कह रहे हैं कि मुझे खुद पे बहुत शर्म आ रही है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ मदद, मेरे पास पैसे नहीं है मदद करने के लिए। हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है। अब ये बताइए, मैं 1000-2000 मदद करूँ तो ये अच्छा नहीं लगता है ना? ये अच्छा नहीं लगता है। मुझे खुद पे घृणा आ रही है। मेरे पास पैसे थे, ऐसा नहीं, मेरे पास पैसे थे। आप सब जान रहे हैं कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। मेरे पास पैसे थे। उस वक्त जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में मैंने कर्ज लेकर के भी, जहाँ तक हमसे बना कर्ज लेकर के भी मैंने जो हमसे बना, बहुत सारे दोस्त को नहीं भी कर पाया, लेकिन जिनसे अगर 1-2 रुपया का मदद बना किन्हीं को, तो मैंने करने की कोशिश किया। उसी में पैसा ख़त्म हो गया। उसके बाद आप देख ही रहे सारा लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति हो रही है। फिर भी मैंने इनके लिए बात किया है और इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है 9833646698। आप लोग एक बार फिर से नंबर इनका लिख लें और 9833646698 9833364698। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब प्लीज़, अगर जो कुछ भी होता है इनसे बात करके और इनको थोड़ा सा मदद कर दीजिए, इनसे बात कर लीजिए और इनको मदद कर दीजिए प्लीज़। मैं यही कहूँगा, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। जितने भी लोग अगर इनको मदद करते हैं तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा। एक बेटी का सवाल है, एक बेटी के लिए हम लोग तमाम तरह की बात करते हैं। यहाँ पे एक बेटी बिल्कुल बीमार है और रो रही है। प्लीज़ अगर कुछ बने तो प्लीज़ ज़रूर करें।
समझ में नहीं आता दोस्त, कैसा समाज बन गया है, कैसा क्या हो गया है ये नेता लोग। ऐसा नहीं, मैं इनके विधानसभा क्षेत्र में मैंने बात किया था, इनके विधायक साहब से भी मैंने बात किया, लेकिन मैंने उनका भी मन टटोला। वो चाह जाते तो क्या था, इनके एमपी साहब चाह जाते क्या था, एक बच्ची का इलाज नहीं किया सकता है। एक बच्ची को कैंसर के इलाज के लिए उनके पिता को किसी और से कहना पड़ेगा। ये समाज का दर्द है, इन राजनेताओं की करतूत है। मैंने इस बार मन बनाया है, चूंकि तमाम तरह से मुझे भी फोन आ रहा है और आप लोग चाहते हैं, तो मैंने इस बार अपने आप को, मैं इस बार चुनाव में आऊंगा, ऐसा मैंने मन बनाया है। और लगभग ये 60% कन्फर्म है कि मैं इस बार चुनाव में आ रहा हूं। और मैं विधायक बनकर के मैं दिखाऊंगा कि एक विधायक कैसे कार्य करता है। अगर आप लोगों ने विश्वास जता दिया तो मैं विधायक बन करके और लोगों की सेवा करके मैं बताऊंगा कि विधायक कैसे बनता है, विधायक कैसे कार्य करता है, और एक विधायक यदि चाह जाए सही तरीके से तो कैसे अपने क्षेत्र के लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, ये मैं दिखाऊंगा। और उन तमाम लोग जो घूसखोर और भ्रष्टाचार हो चुके हैं, भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, मैं उनके मुंह पे मैं जवाब दूंगा, उनके मुंह पे कालिक पोतने का काम करूंगा। मैं बनूंगा इस बार, आपके बीच में आऊंगा, चाहे किसी भी क्षेत्र से आऊं, लेकिन आपके बीच में आऊंगा। आप लोग जो भी आशीर्वाद स्वरूप मुझे पसंद करेंगे, मैं आपके विश्वास का कभी कत्ल नहीं कर सकता। मैं आपके बीच में अपने आप को इतना रगड़ूंगा अपने आप को कि आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। और आपके चेहरे पे जिस दिन मुस्कान आ गई, हमारी सारी जितनी भी मेरी मेहनत थी, मेरे जितने भी संघर्ष थे, सारा संघर्ष सफल हो जाएगा। एक पैसा मैं कह रहा हूं, एक सिंगल पैसा का भी अगर भ्रष्टाचार अगर हुआ तो बीच चौराहे पे मुझे खड़ा करके और फांसी पे लटका दीजिएगा। सिंगल पैसा की मैं बात करूं, एक पैसा, 1 रुपया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 1 पैसा की मैं बात कर रहा हूं। दोस्त, मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं आपके लिए झगड़ा करूंगा, कहीं से भी झगड़ा करके आपके चेहरे पे मुस्कान लाऊंगा। चाहे मुझे मुख्यमंत्री से टकराना पड़े, मुझे प्रधानमंत्री से टकराना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं किसी से भी टकरा लूंगा आपके लिए, आपके चेहरे पे मुस्कान लाऊंगा। जिस भी क्षेत्र से मैं आया, मैं वादा करता हूं, अगर 5 साल में उस क्षेत्र का विकास नहीं कर दिया तो फिर मैं जीवन भर में राजनीति में नहीं आऊंगा फिर। और दूसरी चीज, मैं 5 साल में अगर 1 पैसा का भी अगर घोटाला और भ्रष्टाचार, पूरा का पूरा जितना पैसा मिलता है सर जो विधायक के फंड में, उस सारा का सारा पैसा मेरे विधानसभा में खर्च होगा। उतना ही नहीं, अगर पैसा घट गया तो मैं नमक रोटी वाला आदमी हूँ। मैं नमक रोटी खाना अभी भी पसंद करता हूँ, कल भी पसंद करूंगा। कल विधायक बन जाने के बाद ऐसा थोड़े है कि नमक रोटी मुझे गड़ने लगेगा। मैं उस वक्त भी नमक रोटी खाऊंगा, और अपने जो पैसा घटेगा अगर जरूरत होगा ना, तो अपना जो पैसा, जो मेरा विधायक का जो वेतन होता है, मैं अपना वेतन भी लगा दूंगा विधानसभा में अपने। मैं दिखाऊंगा, बस आप लोग के बीच आऊंगा, आप लोग विश्वास बनाए रखिएगा। बस एक बार मुझे वहां बैठाइए, और आपका बेटा और आपका भाई बनकर कार्य नहीं किया ना, तो फिर कह दीजिएगा। जहां टकराना पड़े, मैं हूं ना, हर वक्त आपके लिए मैं लड़ूंगा, लड़ा हूं और अभी भी लड़ता हूं। लव यू आप सब। और इस लाइव में मैं एक बार पुनः संदीप सावरिया जी, लव यू मेरे भाई। विवेक तूफानी जी, लव यू। भुवनेश्वर शर्मा जी, लव यू जी।
अजय विश्वकर्मा जी को प्लीज़ आप सब मदद करें। समाज की एक बेटी का इलाज करवा रहे हैं वो, और बहुत ही अभी मुसीबत में अजय विश्वकर्मा जी, इनकी मदद करें। इनकी बच्ची 7 साल की है और इनकी बच्ची को ब्लड कैंसर हो गया है। प्लीज़ इनकी मदद करें। मैं बहुत दुखित हूँ कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ मदद, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर मदद। मैं कुछ पैसे का इंतज़ाम कर रहा हूँ, कुछ पैसे का व्यवस्था हो जाए मुझे, उसके बाद मैं इनको ज़रूर मदद करूँगा। मुझे बहुत देखिए, मैं चाहता तो मैं क्यों बोलता, अपनी में बेइज्जती क्यों करवाता, लेकिन मैं खुद में बोल रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इस वजह से इनको मैं नहीं कर पा रहा हूँ मदद। जितने भी लोग हैं आप सब, सुधीर तिवारी जी जय हो, थैंक यू। अमरजीत सिंह जी, भैया हम आपकी बातों से सहमत हैं जी, थैंक यू। गोवर्धन चौधरी जी, वेरी क्लियरली, थैंक यू। पंचदेव के यादव जी, बिहार का सीएम भूमिगत हो गया, दिखता ही नहीं है, बस न्यूज चैनल पे आता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सुनील यादव जी थैंक यू। कुमार यादव जी थैंक यू। शंभू कुमार जी, आलोक राज किंग जी, आप सबको थैंक यू। अजीत यादव जी, रमेश यादव जी, सोनू यादव, सम्राट, सुनील सिंह चौहान जी, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। राम बाबू सेठी, बहुत थैंक यू आप सबको। राकेश सिंह जी, संतोष राजा जी, विनोद लाल प्रेमी जी, आप सबको बहुत धन्यवाद आप सबको। मुफिकुल आलम, हैप्पी जी, थैंक यू। जितने भी लोग हैं, अगर मैं उनका नाम नहीं भी ले पाया तो आप सबको मेरा प्रणाम है। आप सब बस अपने लिए इस बार की जो वोट जो होगा वो आप अपने लिए कीजिएगा, किसी नेता के लिए नहीं, किसी लालू के बेटा के लिए नहीं, किसी नीतीश के बेटा के लिए नहीं, किसी संतोष रेणु के बेटा के लिए नहीं, या कभी मेरे लिए नहीं कीजिएगा। अगर आपको जाति पाति पे वोट करना होगा तो फिर मेरे लिए वोट नहीं कीजिएगा। अगर आपको क्या बोलते हैं वो चापलूसी वाली वोट करनी होगी तो फिर मेरे लिए मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए वोट वो लोग करेंगे जो विकास को सोच करके वोट करेंगे। क्योंकि मैं ना तो किसी जाति को सपोर्ट करूंगा, मैं खुल करके मैं लाइव में भी बोल रहा हूँ, मैं किसी जाति को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करूंगा, मैं किसी जाति का विरोध नहीं करूंगा। हमारे लिए सभी अपने हैं, और मैं भ्रष्टाचार का विरोध करूंगा और मैं विकास को सपोर्ट करूंगा। ये मेरा प्रण है कि मैं जहां से बन गया, अगर उसको बिहार का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र नहीं बना दिया तो फिर मेरा भी नाम संतोष यादव नहीं। बस एक बार मौका दीजिएगा। कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि हाँ किस विधानसभा क्षेत्र भी ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि मैं किसी प्लानिंग के साथ ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र मुझे मजबूती देगा, वैसा नहीं। मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग तवज्जो दीजिएगा। मैं वैसा विधानसभा क्षेत्र ढूंढ रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या है। मुझे वो विधानसभा क्षेत्र चाहिए जो सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र हो, जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पलायन के लिए जाते हों, जहाँ पे शिक्षा दर कमज़ोर हो, जहाँ पे आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हो, जहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं, तमाम तरह की समस्याएं वहाँ हो। मैं उस विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक बनना चाहता हूँ, और उस विधानसभा क्षेत्र को मैं बिहार का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र नहीं बना दिया तो फिर मेरा भी नाम संतोष यादव नहीं। मैं बनाऊंगा उसे नंबर 1। वहाँ के लोगों के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट नहीं ला दी, 2.5 साल होते होते अगर वहाँ के लोगों के लिए पलायन नहीं रोक दिया मैं, तो फिर मेरा भी नाम संतोष यादव नहीं। 13,000 लोगों को रोजगार दे देना बहुत बड़ी बात है। मैं 2.5 साल में वहाँ के लोगों 13,000 आप छोड़ दीजिए ना, मैं वहाँ पे 1 लाख लोगों के लिए मैं रोजगार में उपलब्ध करा दूंगा उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर में। हमारे विधानसभा क्षेत्र के कोई भी नागरिक जो पटना में इलाज कराने के लिए आते हैं, वो इलाज में उनको उस विधानसभा क्षेत्र में 3 साल के अंदर में दे दूंगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहाँ पे खुलवा दूंगा, मैं जहाँ का मैं विधायक रहूँगा। हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी जो स्कूल है, कोई भी स्कूल, मैं
ये नहीं कहता हूँ कि मैं वर्ल्ड क्लास बना दूंगा, लेकिन कोई भी स्कूल आप तुलना कर लीजिएगा, जो साउथ में आप तुलना करते हैं, जो दिल्ली में तुलना करते हैं सरकारी स्कूल, उससे बेहतर अगर नहीं बना करके दिया आपको, फिर आप भाई के बारे में फिर बात कीजिएगा। विजन है, विजन आपके पास हर चीज है, अमेरिका के लिए भी, अमेरिका के लोगों के लिए भी, जीने के लिए, सांस के लिए ऑक्सीजन चाहिए उन्हें भी, खाने पीने के लिए अनाज चाहिए, पानी चाहिए, वहां भी है, हमारे पास भी है। अगर मैं साउथ की मैं बात करूं तो साउथ में भी वही केंद्र सरकार होती है, साउथ में भी लोग के पास 2 ही हाथ होता है, 24 घंटा का ही होता है दिन रात, वही सांसद का वही फंड जाता है बराबर ही। फिर वहां से और यहाँ में क्या अंतर होता है, पता है क्या अंतर होता है? साउथ में जाति पाति नहीं होती है, और हम लोग के जो नेता हैं वो जाति पाति करके और वोट ले लेते हैं, और वोट ले करके जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग को बोलने नहीं देते हैं, जाति पाति पे इस कदर से तोड़ करके मड़ोड़ करके लोगों को बिल्कुल अपंग कर देते हैं। मैं कहता हूँ उससे थोड़ा सा हटिए ना, एक बार आप जाति पाति से हट करके वोट कीजिए, एक बार वोट कीजिए आप। मैं कहता हूँ अगर विकास नहीं हुआ तो फिर कह दीजिएगा, एक बार सिंगल टाइम में कह रहा हूँ। आज जो बिहार की जो हर चीज, बिहार की अस्मिता बर्बाद हो चुकी है। बिहार भौगोलिक क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, हर क्षेत्र में बिहार बर्बाद हो चुका है। बिहार के लोग कराह रहे हैं, बिहार में मौत छुपाई जा रही है दोस्त, लाश को छुपाई जा रही है। कितना मौत हो रहा है, ये मौत को छुपाया जा रहा है, आप समझ जाइए। कोरोना क्या था जी, क्या था कोरोना? इतना वक्त मिला, हम कहते हैं 15 दिन का मुझे वक्त दे दे नीतीश कुमार, मुझे 15 दिन का वक्त दे दे, अगर मैं पूरे बिहार के गांव-गांव में अगर लोगों की सुविधाएं मैं प्रोवाइड नहीं कर दिया तो फिर मेरा नाम संतोष यादव नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, और जो उसके पास है व्यवस्था, नीतीश कुमार, मैं कोई अलग से मैं फंड मुझे नहीं चाहिए, जो व्यवस्था है नीतीश कुमार के पास वही व्यवस्था मुझे दे। 15 दिन मैं कह रहा हूँ, 15 दिन में पूरे बिहार को मैं बदल के रख दूंगा। मैं 15 दिन की बात कर रहा हूँ। कोरोना इतना बड़ा समस्या हो गया, समस्या बनाया गया है कोरोना को समस्या बनाया गया है, उसे ढाल बना करके ये लोग पीछे में घोटाला कर रहे हैं। सभी लोग घर में रहेंगे, कोई लोग जो दूसरी पार्टी है वो जनसंपर्क नहीं करे, बात समझिए, दूसरी पार्टी जनसंपर्क नहीं करे, लोगों को समस्या बताए नहीं, इसी वजह से कोरोना लाया गया है। और कोरोना को ढाल बना करके सरकार बिल्कुल उसी ढाल के अंतर्गत में चुनाव करना चाहती है, और हम लोग का काम है कि उस चुनाव को रोकना है। अभी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, लाशों के ढेर पे बिहार में चुनाव नहीं हो सकती है। लाश अगर गिरेगा तो वो लाश नेता का होना चाहिए, लाश अगर गिरेगा तो वो लाश मुख्यमंत्री के खानदान का होना चाहिए, लाश अगर गिरेगा तो वो लाश विधायक के खानदान का होना चाहिए, लाश अगर गिरेगा तो वो लाश MP के खानदान का होना चाहिए, मंत्री के खानदान का होना चाहिए। आम जनमानस क्यों मरेगा? आम जनमानस क्यों मरेगा? आपके लिए वोट दिया, धूप में खड़ा होकर के, बरसात में भीग करके, ठंड में किकूर करके, और वही मरेगा, फिर से वही मरेगा। जागिए प्लीज, आप सब नहीं जागे हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है। आप सब जिस दिन जाग जाएंगे ना दोस्त, जाति पाति धर्म संप्रदाय को हटा करके जिस दिन आप एकदम इंसान के रूप में आप सोचेंगे ना, उस वक्त फिर कोई नहीं आपको सताएगा, कोई नहीं मारेगा, आपकी आंखों में आंसू कोई नहीं लाएगा। वक्त बात को समझिए, समझने की जरूरत है। अब ये समझिए, किसी को शौक होता है क्या? किसी को शौक होता है अपनी मिट्टी को छोड़ करके प्रदेश कमाने का? किसी को शौक होता है? किसी को शौक नहीं होता है। बिहार में ऐसा नहीं है कि पैसे वाले लोग नहीं हैं। अल्केम आप लोग जानते होंगे, जिसका सुमो टैबलेट आता है, जिसका टैक्सिम इंजेक्शन आता है, अल्केम जानते होंगे आप लोग, जिसका फेंसिटा टैबलेट आता है, उसका मालिक जहानाबाद का। अरिस्टो आप लोग जानते होंगे, जिसका फ्लेक्सन टैबलेट आता है, जिसका ट्रैक्सोल क्या बोलते हैं सुई आता है, जिसका आपको मेगा पेन आता है, कैप्सूल आता है, अरिस्टो की मैं बात कर रहा हूँ, उसे आप लोग जानते होंगे। फ्लेक्सन टैबलेट तो खाए ही होंगे दर्द बुखार में। उसका मालिक कहाँ का है? जहानाबाद का, बिहार का है। सुब्रत राय सहारा का नाम आप लोग जाने ही होंगे, सहारा इंडिया, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। आम्रपाली ग्रुप, बिहार, क्या नहीं है बिहार में जी? बिहार में क्या नहीं है? लेकिन यहाँ के लोगों
वो यहाँ की सरकार और यहाँ के नेता लोग जो भ्रष्ट सिर्फ लूटते हैं, खसोटते हैं, वो लोगों ने उन्हें महरूम करके बिहार से बाहर कर दिया। आज खेल के क्षेत्र में बिहार बहुत है ही नहीं। आज बिहार में न तो इंटरनेशनल स्टेडियम है, न तो बिहार में कोई सुविधाएं नहीं है। फिल्म के क्षेत्र में बिहार बिल्कुल पीछे है, जबकि भोजपुरी में 33 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा को बोलने समझने वाले लोग हैं। 33 करोड़ लोग। भोजपुरी की फिल्में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है, लेकिन रेवेन्यू क्या है उसका? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूँ फिर कैसे होगा विकास? हर मुद्दे पे, हर जगह पे सोचने की जरूरत है, विजन रख करके कार्य करने की जरूरत है। 5 साल काफ़ी हो जाएगा दोस्त। 5 साल में बिहार को इंडिया के पैमाने पे एकदम चमकता हुआ बिहार बना देंगे। 5 साल में सिर्फ एक विजन रखना पड़ेगा, काम नहीं होगा। इन नेताओं को घसीट करके रोड पे फेंकिए ना, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, बाँह पकड़ के रोड पे फेंकिए। दोस्त, आप कराते हैं ना, मैं भी कराता हूँ। आपके जब दर्द वहाँ पे देखते हैं ना, आपके चेहरे पे दर्द, तो मैं भी खुश नहीं होता हूँ। आपकी आंखों में आंसू देखता हूँ, मैं भी बेचैन हो जाता हूँ। लेकिन क्या कर सकता हूँ? जितना बन पड़ता है आपके लिए, किसी से लड़ना पड़ता है, लड़ भी जाते हैं, अपना रिलेशन खराब कर लेते हैं। आपके लिए अगर किसी से लड़ना भी पड़ता है ना दोस्त, तो लड़ लेते हैं, अपना रिलेशन खराब कर लेते हैं। क्या जाएगा मेरा रिलेशन? रहेगा, बिगड़ेगा, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आप सुरक्षित रहें, आप बस किसी तरीके से खुश रहें, वरना मेरा क्या? हमें थोड़े ना किसी से दुश्मनी है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बस आपके लिए हम करते हैं और आपके लिए करते आएंगे। और वही हम चाहते हैं कि इस बार बिल्कुल आप सजग रहें, जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके बात करें, और जो भी जाति पाति का बात करें बिल्कुल उसे बिल्कुल नकारिए, उसे फेंकिए, और एक नया बिहार बनाते हैं। इस बार का यूथ नया बिहार बनाएगा। लव यू आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, बिल्कुल जागे रहिएगा। अगर हमारी ज़रूरत महसूस हो आपको, तो बिल्कुल आप मुझे संपर्क कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। और अच्छा लगता है आप सबसे मिल करके। बिहार में जो अभी कोरोना का स्थिति है, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा आप सब। और अगर आपको मेरा विचार अच्छा लगे, आपको हमारे भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अरुण कुमार जी, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, बिल्कुल ईमानदार छवि, एक भी दाग नहीं, अगर उनका विचार अच्छा लगे तो बिल्कुल भारतीय सब लोग पार्टी में आइए, आपका स्वागत है। और दोनों बाहें फैला करके आपका स्वागत करेंगे। आइए एक नया बिहार बनाते हैं, एक वैसा बिहार जो एक गौरवान्वित करने वाला बिहार हो, जो हमारी सीना को चौड़ा करके ये हमें ताकत दे कि हम कह सके कहीं भी कि आई एम बिहारी, आई एम बिहारी, ये कहीं भी कह सकें। दोस्त, आप हैं तब हम हैं। आप जब रहेंगे तो हमारे ऐसा कई लोग पैदा ले लेंगे। जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर हम किस गली में हैं? पहले आपको सुरक्षित रखना ज़रूरी है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना ज़रूरी है। लव यू दोस्त, जहाँ भी हैं अच्छे से रहिएगा। आपके माता पिता को, जितने भी मेरे से सीनियर लोग, बड़े लोग जुड़े हुए हैं, उनको मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। मेरे जितने भी भाई हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत आशीर्वाद आपको। हमेशा खुश रहिए। अगर कहीं पे आपको लगे कि संतोष रेणु यादव की ज़रूरत है, तो बिल्कुल ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप मुझे कॉल करेंगे और कुछ अपने जीवन में हमें भी कुछ करने का मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।